हे गाइस, नीतू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण यानी चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण में जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको केवल आज हम बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके दोस्त बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए आपका टाइम न लेते हुए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो देखिए कि प्रश्नावली 4.1, ठीक है। इसमें अगर हमको पढ़ना है लेसन 4 में तो द्विघात समीकरण पढ़ना है और प्रश्नावली 4.4 में कह रहा है पहला क्वेश्चन की जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है ये जांच करना है, ठीक है। एक हम बताएंगे कि द्विघात समीकरण कैसा होता है। अगर उस रूप में ये इसमें का आपका कोई भी आता है तो द्विघात समीकरण है, अथवा नहीं आता है तो नहीं है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कोई दे देता है और पूछता है कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो द्विघात समीकरण किस रूप में होता है वो आप देख लीजिए, ठीक है। और फिर इसके आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए द्विघात समीकरण किस रूप में होता है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये हम लोग का द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। ये a क्या होता है तो x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है। b क्या होता है तो x का गुणांक होता है और c क्या होता है तो अचर पद होता है। अगर इस रूप में आपको कोई भी मिल जाता है समीकरण तो द्विघात समीकरण है और नहीं मिलता है तो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर यहाँ पर q है तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ऐसा यही हम लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये द्विघात समीकरण इसमें कौन है और कौन सा नहीं है। तो आप इसको देखकर इसको सॉल्व करके आप खुद से पता लगा सकते हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है। हम आपका टाइम न लेते हुए केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे। तो देखिए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये रोहन का उम्र और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये हम लोगों से पूछ देता है। देखिए दे रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 206 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। करे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन हम आपको ज्ञात करके बताएंगे। ये एग्जाम में पूछ देता है, ये हम लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं। देखिए प्रश्नावली कितना का हम लोग का क्वेश्चन है तो प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कह रहा है कि मान लेंगे हम लोग कि माना कि दो क्रमागत संख्या कह रहा था, दो क्रमागत धन पूर्णांक, दो क्रमागत धन पूर्णांक x एवं x प्लस 1 है। दो को हम लोग क्रमागत धन पूर्णांक मान लिए, वो x मान लिए, वो x प्लस 1 मान लिए। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब जो हम लोग का प्रश्न कह रहा था कि दोनों का गुणनफल 306 है, यानी ax और ax प्लस 1 का गुणनफल कितना है, यानी दोनों का गुणा कराने पर कितना आएगा 306 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका गुणा करेंगे, यानी x का x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो प्लस में x हो जाएगा और बराबर में 306, ठीक है। अब देखिए बराबर के इधर 306, अब देखिए 306 इधर हमको प्लस में दिख रहा है, इधर हम माइनस मिला देंगे, x² प्लस x माइनस 306। तो हम लोग इसको द्विघात समीकरण के रूप में ला चुके हैं। यही हम लोग का क्वेश्चन कह रहा था कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। बस ये हम लोग का बन चुका। अब इसका देखिए कुछ एक इसमें और क्वेश्चन हम लोग का पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछ देता है हम लोग का कि जो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। इसको चाहेंगे तो हम लोग सॉल्व करके ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन ही कह रहा है कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में केवल व्यक्त कर देना है और आगे नहीं बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बता रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए कितना सिंपल तरीके से बस 2 लाइन में इसका हम लोग इस क्वेश्चन को बना चुके हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का कहने का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरा क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ये कह रहा था कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो पहले कुछ हम लोग को मानना है तो मान लेते हैं, लिखेंगे, मानेंगे। माना रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु लिखिए या उम्र लिखिए, वर्तमान उम्र x है। ठीक है, उसकी माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, कितना इससे बड़ी थी, तो 26 गो बड़ी थी। तो लिख देंगे यहाँ पर कि x प्लस में 26 वर्ष बड़ी हो गई। अब लिखेंगे अब 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद कह रही थी, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद कर रहा है तो x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, बात कहते हैं तो हम लोग हमेशा जोड़ते हैं। माँ की आयु क्या हो जाएगी, तो माँ की आयु हो जाएगी x प्लस में 26 और प्लस में 3, इसमें भी हम लोग 3 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस में 29। ठीक है, अब प्रश्न से अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा था कि देखिए, दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का गुणनफल हम देख लेते हैं, x प्लस में 3 और x प्लस में 29 और इक्वल कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। इसका गुना इससे कराएंगे, फिर इसका गुना इससे कराएंगे, इसका गुना इससे, फिर इसका गुना इससे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गुना कराइए, तो इसका गुना इससे कराएंगे तो कितना हो गया हम लोग का, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। x प्लस में 3, x प्लस में 29 इक्वल कितना हो जाएगा, 360। अब गुना कराएंगे, इसका गुना इससे कराएंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, इसका गुना इससे करा दिए हम लोग का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका गुना इससे कराएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, अब इसका गुना हम इससे कराएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 29x प्लस, फिर इसका गुना इससे कराएंगे 3x, फिर इसका गुना इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 29 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 27, यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 87। कितना हो गया ये हम लोग का, 87 अब बराबर 360। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस दोनों को अगर हम लोग चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 32x, दोनों के साथ x है तो x को जोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 32x प्लस 87 अब बराबर 360। अब इधर प्लस में, इधर हम लोग ला देंगे इसको माइनस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 87 माइनस में 360 द्विघात समीकरण के रूप में हमको व्यक्त करना था। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x और यहाँ पर घटाने पर हम लोग का हो जाएगा 273 इक्वल 0। ये हम लोग का अब बन चुका है, हमको इसी रूप में लाना था। देखिए द्विघात समीकरण के रूप में हम ला चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 यानी 4.2 की। ठीक है, इसमें देखिए कि इसका इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन होता है। इसका देखिए दिया है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूल ज्ञात एक हम ज्ञात करके बताएंगे और बाकी आप खुद से ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला ज्ञात करके हम आपको बता रहे हैं और पहला और तीसरा केवल बताएंगे। ठीक है, बाकी आप खुद से ही ज्ञात कीजिएगा, कैसे ज्ञात होता है हम आपको बहुत अच्छी तरह से बता देंगे। देखिए प्रश्नावली 4.2 पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, x³ 3x माइनस में 10 इक्वल 0। इसका हमको मूल ज्ञात करना है। तो इसका मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी होता है पहला तीसरा से गुना करा देंगे, यानी यहाँ पर 1 है तो 1 का 10 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का 10। और 10 को इस प्रकार तोड़ना चाहिए हमको कि देखिए जोड़े चाहे घटाएं, या तो जोड़े या तो घटाएं, ये बीच वाला आना चाहिए। गुना करने पर ये किनारे वाला, यानी जो यहाँ पर आया है जिसका हम लोग खंड कर रहे हैं, यानी गुणनखंड करके हम लोग निकालेंगे, वो वाला आना चाहिए। तो यहाँ पर 10 है ना, तो जोड़े चाहे घटाए 3x आए और गुना करने पर 10 आए। तो ऐसा देख लेते हैं हम लोग कि क्या हो सकता है इसमें। देखिए अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 2 और 5 हो जाएगा।
अब 5 में से 2 घटा देंगे तो 3x हो जाएगा, और 5 में 2 से गुना भी कर देंगे तो हम लोग का 10 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए x3, अब यहाँ से -5x और -2x -10। देखिए 5 में से 2 गया, 3x हो गया, और फिर यहाँ पर 5 से 2 से गुना करा देंगे 10 भी हो जाएगा। अब दोनों में इधर इधर x दिख रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इधर इधर x दिख रहा था, x हम कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर एगो x बचा है, तो x -5 कितना हो गया, x -5। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ बचा x और यहाँ पर बचा -5। ठीक है, इक्वल 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का प्लस में रहेगा, तो x + 2 और x -5 इक्वल 0। इसका मूल ज्ञात कर लेंगे, तो x + 2 इक्वल 0 और x बराबर -2, और x -5 इक्वल 0, तो x बराबर 5। तो -2 एगो हम लोग का 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसका मूल ज्ञात करके बता रहे हैं हम। तीसरा देखिए, बोले कि तीसरा बताएंगे। जो तीसरा हम लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है भुलवाने के लिए, √2x² + 7x अब +5√2 = 0। ठीक है, अब इसको हमको इस प्रकार तोड़ना है। देखिए पहले तो गुना कराएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो √4 हो जाएगा। √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5 में 2 से गुना करा देंगे तो 10। तो 10 को इस कदर हम लोग को तोड़ लेना है कि हम लोग का यहाँ पर 7x आ जाए। क्या आ जाए, 7x आ जाए। ठीक है, तो 10 को तोड़ेंगे तो 2 और 5 है, 2 और 5 को जोड़ देंगे तो हम लोग का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7 हम आपको ला के दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग √2x + 5x + 2x + 2 5√2 = 0। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से अगर चाहेंगे तो x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या बचेगा, √2x बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस में 5। यहाँ से अगर हम लोग चाहेंगे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, चाहे √2 कॉमन ले लीजिए, प्लस में क्या लिए, √2 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गो √2 है। कहने का मतलब कि देखिए 2 गो √2 का गुना कराएंगे तो √4 हो जाएगा, और √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो एगो रूट कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, एगो रूट बच गया ना, तो एगो रूट लिख देंगे, प्लस में यहाँ पर क्या बच गया, 5। ठीक है, अब देखिए x प्लस में √2, अब देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो √2x प्लस में 5। अब दोनों का हमको मूल ज्ञात कर लेना है। कहने का मतलब अब देखिए x बराबर -√2 और एगो हो जाएगा 2x बराबर में -5 और x बराबर में -5√2। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या आता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन प्रश्नावली 4.2 का तीसरा क्वेश्चन ये पूछ देता है। देखिए एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछता है जो छोटा छोटा होता है, कभी लंबा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन ही हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 142 है। 2 को संख्या ज्ञात करना है जिसका योग क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए और गुणनफल 182 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, लिखेंगे माना कि पहली संख्या x है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या मानेंगे, योग कह रहा था ना, दूसरी संख्या x - 27 कर रहा था, योग कितना कर रहा था, 27 कर रहा था, तो दूसरी संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, 27 - x है। क्या मान लिए, 27 - x है। अब प्रश्न से लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर लिख देंगे, अब लिखेंगे अब प्रश्न से, अब प्रश्न से। ठीक है, दोनों का गुणनफल क्या कर रहा था, 182 है। दोनों का गुणनफल कितना है, 182। तो x
इंटू 27 माइनस एक्स का गुणनफल कितना है 182। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका गुना करेंगे तो 27x और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 182। ठीक है। अब देखिए 182 को हम लोग को इधर इसको माइनस में ला देंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 182 इक्वल 0। अब 182 को इस कदर तोड़ना है। ठीक है, 182 को हम लोग को इस कदर तोड़ना है कि यहाँ पर 27x के रूप में आ जाए। तो पहले इसको हम सीधा कर लेंगे, इसको आगे ला देंगे, प्लस में 27x कर लेंगे और यहाँ पर 182 कर लेंगे। चाहेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन लेकर माइनस को हटा सकते हैं। आगे में अगर आपको माइनस देखने में दिक्कत लगता है तो माइनस को कॉमन ले लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाला चिन्ह हो जाता है माइनस में, और ये माइनस और प्लस वाला चिन्ह भी हो गया माइनस में। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस में है तो अब ये हो गया हम लोग का प्लस में। अब देखिए यहाँ से ये माइनस खत्म हो गया। अब हमको 182 को तोड़ना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस में 182, इसको तोड़ के हमको 27x लाना है। ठीक है, और गुना करने पर 182 आना चाहिए। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x रख लेते हैं और प्लस में 182 इक्वल 0, तो देखिए 13 और 14 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस का चिन्ह बढ़ाए तो आगे माइनस का चिन्ह आ गया, और अगर 13 और 14 का गुना करेंगे तो 182 आएगा। अब ये दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे क्या कॉमन है, तो ये दोनों में x कॉमन है और इसमें x माइनस 13 बच जाएगा, और इसमें 14 कॉमन है और उसमें x माइनस 13 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एगो हम लोग का हो जाएगा x माइनस 13 और एक हो जाएगा x माइनस 14। ठीक है, तो एगो हम लोग का x बराबर 13 और x बराबर 14 हम लोग का मूल निकल जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। दो गो मूल ज्ञात कर लिए, एगो 13 एगो 14, यानी दो गो संख्या हो सकती है, एगो 13 हो सकता है, एगो 14 हो सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं जो हम लोग के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन में देखिए प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से बनाए। तो पूर्ण वर्ग विधि कभी एग्जाम में हम लोग का नहीं पूछता है कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है चाहे किसी भी विधि से बनाना है, बस ये कहेगा कि इसका मूल ज्ञात कीजिए। तो आप पूर्ण वर्ग विधि से भी मूल ज्ञात कर सकते हैं और द्विघातीय सूत्र से भी मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या कर रहा है कि उपयुक्त प्रश्न में दिए गए द्विघात समीकरणों को समीकरण के मूल द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके हम लोगों को मूल ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो जो पहला ये हम लोग का पूछ देता है। दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है कि द्विघातीय सूत्र से मूल ज्ञात करना है, तो ये हम लोग एग्जाम में पूछ देता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है कि इसका मूल बताइए। ठीक है, तो अगर आपको द्विघातीय सूत्र याद रहेगा तो आप इसका तुरंत मूल ज्ञात कर सकते हैं, ना कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाने जाएंगे, तोड़ने जाएंगे, निकालने जाएंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट जानिए कि एग्जाम में हम लोग कैसे फटाफट इसको बना सकते हैं। तो प्रश्न पहला का पहला बनाएंगे, ठीक, यानी दूसरा का पहला बनाएंगे। दूसरा में दिया हुआ है कि प्रश्न 1 का हम लोग को बनाना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है हम लोग को। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3 इक्वल 0। तो अब देखिए इसका हम लोग को द्विघातीय सूत्र, यानी सबसे पहले डी क्या निकालेंगे, डी लिखेंगे यहाँ पर कि ये बराबर क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, बी बराबर -7 है और सी बराबर 3 है। तो अब लिखेंगे चूंकि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर अस्तित्व में होता है तो इसका मूल ज्ञात होता है, नहीं रहता है तो मूल ज्ञात नहीं होता है। यानी डी का मान या तो बराबर आना चाहिए और या तो बराबर होना चाहिए तो बड़ा होना चाहिए, छोटा कभी नहीं होना चाहिए और माइनस में कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर -7 का स्क्वायर यानी 7 दिया हुआ है, -7 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो 39 और यहाँ से घटेगा तो 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, यानी अब यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग का 25। कितना आ गया 25। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि इसका मूल वास्तविक होगा, क्या होगा, अतः दिए हुए समीकरण का मूल वास्तविक होगा। वास्तविक
होगा। चाहे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अस्तित्व में होगा, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि अस्तित्व में होगा। ठीक है, लिखेंगे अस्तित्व में होगा। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। आप लोग तब तक इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब लिखेंगे, चूंकि x बराबर माइनस बी, ये हम लोग का द्विघातीय सूत्र होता है, प्लस माइनस में रूट डी, जो भी डी का मान आया हुआ है, नीचे में 2a। ठीक है, तो देखिए माइनस बी यानी हम लोग का पहले माइनस में ही 7 था और एक आगे और माइनस लग गया। ठीक है, प्लस माइनस रूट डी हम लोग का कितना है, 25 है। कितना है, 25, अब बटा में 2a। अब देखिए यहाँ से ये प्लस में हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ में 2। ए का मान कितना है हम लोग का, तो ए का मान हम लोग का 2 था, तो 7 प्लस माइनस 5 और बटा में 4, यानी एक बार हम लोग 7 को प्लस में रख सकते हैं और एक बार माइनस में रख सकते हैं। तो रख लीजिए आप यहाँ पर 7 प्लस 5 बटा में 4। ठीक है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 7 5 12 बटा में 4, कट के कितना आ गया, 3। अब एक बार माइनस में रख लेंगे हम लोग, 7 माइनस 5 बटा में 4, यानी 2 बटा में 4 कट देगा, तो 1 बटा में 2। एगो हम लोग का मान कितना आ जाएगा, 1 बटा में 2। तो 2 को हम लोग को मूल मिल चुका है, एगो 3, एगो 1 बटा में 2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग द्विघातीय सूत्र से मूल ज्ञात कर सकते हैं बिना किसी प्रोसेस, लंबा प्रोसेस के। आप लोग इस विधि से तुरंत ही मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन प्रश्नावली 4.4 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल प्राकृतिक हो तो मूलों का अवास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, यदि डी का मान प्लस में आ जाता है या 0 के बराबर आता है तो इसको हम लोग को आगे ज्ञात करना है, वही तक नहीं तो छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम ज्ञात करते हैं। देखिए पहला का तीसरा क्वेश्चन बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, 3x² प्लस में 4√3 अब प्लस में 4 इक्वल 0। अब देखिए सबसे पहले ए हम लोग का कितना दिया हुआ है, 3, बी दिया हुआ है -4 और सी दिया हुआ है +4। ठीक है, तो डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो बी का मान -4 का स्क्वायर -4 ए और सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, हम लोग का सी का मान इतना दिया था, -4√3 दिया हुआ है बी का मान, तो यहाँ पर -4√3 का होल स्क्वायर कराएंगे। ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में आगे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक है, इसका स्क्वायर हम लोग के कितना आ गया, हम लोग का 16 आ गया, माइनस इधर अंदर में रहेगा। इसका स्क्वायर किया हम लोग का कितना आ गया, 16, और इसका स्क्वायर करेंगे 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, और 16 में 3 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 48। और इधर देखिए 4 12 बराबर 6 बचोगे 48, तो 48 माइनस 48, इसका कितना मान हो गया, 0। अगर देखिए ये 0 आ गया तो इसका मूल वास्तविक मतलब अस्तित्व में होगा, इसको हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे बनाते हैं। अब द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके आगे बनाना है। तो द्विघातीय सूत्र क्या होता है, x इक्वल -b प्लस √d बटा में 2a। ठीक है, अब देखिए अगर चाहेंगे हम लोग तो यहाँ से ही एक बार माइनस में लेकर चल जाएंगे, एक बार प्लस में लेकर चल जाएंगे, तो यहाँ से नहीं लेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डी का मान कितना है, 0 आया है, और बी का मान कितना है, तो 4√3 है, तो बी लिखेंगे 4√3 प्लस माइनस √0 बटा में 2। ए का मान कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, तो ए का मान लिख लेंगे हम लोग 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग का कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, √3 4√3 माइनस 0। ठीक है, प्लस माइनस 0 बटा में 6। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो लिखिए
4√3 - 0/6 कटता है तो कटा देंगे। कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में। ऊपर में कितना बार में कटेगा? 2 बार में। अब देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर √3 2 गो है। कितना है? 2 गो है। तो 2 गो है तो 1 कटा सकते हैं ना हम लोग यहाँ से। देखिए यहाँ पर 3 × 3 करेंगे, तितरी के 9, 9 का वर्गमूल कितना जाएगा हम लोग का? 3। तो 1 हम लोग √3 कटा सकते हैं। देखिए 1 √3 हम यहाँ से √3 से कटा दिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस में रख लेंगे, यहाँ पर रखेंगे माइनस में, यहाँ पर माइनस में, और बटा में कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कटाएंगे। यहाँ पर भी √2 गो है, √3, तो ये वो कट जाएगा हम लोग का। तो अब हम लोग का कितना बचेगा? तो ऊपर में बचेगा 2√2 बटा में √3, और यहाँ पर भी 2 बटा में √3। ये हम लोग का आंसर बन जाएगा। मूल ज्ञात कर लेंगे ऐसे। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग एग्जाम में पूछ देता है, और 100% जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें से अधिकतर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा चुका है और पूछेगा भी इस बार। तो 2022 के एग्जाम के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। हम हर लेसन का केवल VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे। ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसकी क्षेत्रफल कितना हो? 800 मीटर स्क्वायर हो। तो यदि तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। क्या कर रहा था कि कोई आम का बगिया बनाना है, यानी बनाना संभव हो सकता है जिसका लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर है। तो यदि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेना है। ठीक है। तो लिखेंगे यदि, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, यदि संभव हो तो ठीक है। माना कि चौड़ाई x है। क्या मानेंगे? चौड़ाई x मीटर। ठीक है। चूंकि लंबाई कितना हो जाएगा? तो लंबाई हो जाएगा 2x मीटर। दुगनी कह रहा था तो लंबाई कितना हो गया? 2x मीटर। ठीक है। तो अब लिखेंगे प्रश्न से बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया था? बगिया का क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। अब लंबाई हम लोग का कितना दिया हुआ है? तो x, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 2x, और बराबर में 800 मीटर स्क्वायर। इसका गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 800। ठीक है। 800 इधर से बटा में आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 400। यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया मेरा? 400। ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर में रूट चढ़ जाता है तो रूट में 400, यानी x बराबर कितना आ गया मेरा? 20। जब x बराबर 20 आ गया यानी लंबाई कितना आ गया हम लोग का? चौड़ाई हम लोग x माने थे ना, तो चौड़ाई हम लोग का कितना आ गया? चौड़ाई आ गया 20। तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2 × 20, यानी लंबाई कितना हो गया? 40। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। लंबाई और चौड़ाई हम आपको ज्ञात करके बता चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये बहुत ही हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और आपका जो भी कमेंट होगा, आपका अगर ऐसा कमेंट है कि क्वेश्चन में सुधार लाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।